वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे पास राजस्थान बोर्ड का 2016 का पेपर है, मेन पेपर। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 का पेपर है फिजिक्स का। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जैसे कि आप जानते ही हैं। आसान से देखो, अपने पास पेपर है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। देखिए अब कितना सिंपल सा सवाल आया है। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो क्या डेफिनेशन होती है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों जो आवेश हैं उनमें से किसी एक के आवेश के परिमाण का आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम उसे कहते हैं। अब यहां देखिएगा आप, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये सवाल भी यार ये आपको 2020 के बाद में मिल जाएगा। एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है और ये ऐसे बना देना है। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर्स है, जैसे कि आप जानते ही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये होते क्या है? ये होते हैं सकेंद्रीय गोलीय कोश, यानी कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। अच्छा, वो पूछ नहीं रहा कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो अगर डायग्राम बना दो, लेकिन डायग्राम बताना जरूर कि होते क्या है। तो ये होते हैं सकेंद्रीय गोलीय कोश, यानी कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ये होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सेंटर पे आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, डजंट मैटर। तो यहाँ पर जैसा आपको नजर आ रहा है, ये 0.1 है, ध्यान रखिएगा। ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 2468 है। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है। आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस निकालो। अब क्या बच्चों ने क्या किया, जब ये सवाल आया 2016 में, तो बच्चों ने यहाँ पर ये देखा कि भाई यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो उन्होंने वो डेसिमल हटा दिया, उन्होंने डेसिमल हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस डेसिमल का यूज ही नहीं किया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो जो भी दे रखा है, ऑब्वियस बात है, मैं भी समझता हूँ इस बात को कि 0.1 लिखना चाहिए, 0.2 लिखना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज करने के लिए वो 10 काम करेगा। खैर चलो, अब अपन क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो यार, जिससे आप ट्राइंगल बना लो। जिसमें मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा हो गया, इस पॉइंट को सी निकाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा हमारे पास रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो आप देखो BC निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, और AC निकालेंगे तो 0.2 में से मैं माइनस करूंगा 0.1 को, तो 4 माइनस 2 2, 0.1, 0.2 माइनस 0.1, 0.1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 20 ओम। ये आपको देखने के लिए मिलेगा ना, ये डेसिमल, ध्यान रखिएगा। तो बस ये डेसिमल का ख्याल रखिएगा। इतना आसान सवाल है, अरे क्यों नहीं आ सकते आसान सवाल। एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करते, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान लिखिए। अ चार्ज Q एंटर्स परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी v, व्हाट वुड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो F बराबर होता है बेटे QVB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 प्लस 1 तो हो जाएगा F मैक्स। बस आपको यहां तक लिखना है, F इक्वल टू QVB, ये काम भी हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। यार ये पहले भी हो चुका है। किसी बंद लूप या कुंडली से, किसी बंद लूप कुंडली या चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है प्रेरित विद्युत बल। द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल और कंडक्टर। ठीक है, चैप्टर 6 में मिल जाएगा, आगे आपसे देखिएगा। 220 वोल्ट दे रखी है आपको, ठीक है, और 220 वोल्ट का एक बल्ब दे रखा है, 100 वोल्ट उसकी पावर है। आपसे कह रहा है शिखर वोल्ट है, यानी कि पीक वोल्टेज निकालो। तो ये दे रखा है, ये VRMS हो गया यार। तो आप तो डायरेक्ट लिख देना VM बराबर √2 VRMS। तो √2 हो गया 1.414 और VRMS हो गया अपने पास 220। सॉल्व कर देना, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करा देना, हो जाएगा। रिमोट नियंत्रकों में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड रिमोट कंट्रोल द स्विचेस? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, वहां पर अगर आप रास्ता वो NCERT की बुक देखेंगे तो बुक में आपको हाईफाई सिस्टम,
रिकॉर्डर और रिमोट कंट्रोल। तो ये हाई फाई सिस्टम रिकॉर्डर का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो भी नाम उन्होंने वहां पर दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। इसका आधा कर लो यार, आधा कर लोगे या माइनस में कर दें। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, इसका आधा करो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, बस फोकल लेंथ निकल गई। 9th वाला सिलेबस में नहीं है। फिर आपसे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने की आवश्यक ऊर्जा, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ देखिएगा आपको क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड में भेजना है। तो आप ऐसे कर देना E2 माइनस E1, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। माइनस का 3.4 माइनस का 13.6, ठीक है 13.6। तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 13.6 माइनस का 3.4, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। एंड गेट सिलेबस में नहीं है। ग्राही अशुद्धि, तो ग्राही अशुद्धि बोरोन एल्यूमिनियम, ठीक है ना। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखो। धारा घनत्व जो होता है उसको हम जे से लिखते हैं, जे बराबर होता है I/A, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, और जो एरिया है उसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए दो विशेषताएं लिखे, सिलेबस में नहीं है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल पहले भी करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने आसान तरीका बताया था कि आप इस तरीके से नॉर्थ ले लें और ये साउथ ले लें, ये अपने पास कॉइल हो गई, ठीक है, इस तरीके से कॉइल हो गई। और यहां पर ये अपने पास सर्पी वाले यानी कि स्लिप रिंग्स, यहाँ ये कार्बन के ब्रश, ये भी कार्बन के ब्रश, और ये आप वायर जोड़ देना, ठीक है। और ये इसका एक्सिस दिखा देना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे घूमता रहेगा और करंट शो कर सकते हैं, ठीक है भाई, चाहे तो। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको ईएमएफ निकालना है, तो देखो शुरुआत करेंगे, ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो माइनस एन को अपनी जगह रख दें और फाई की जगह रख दें बी ए कॉस थीटा। तो भाई थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी कर दें, थीटा की जगह ओमेगा टी कर दें। कॉस ओमेगा टी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ओमेगा को आप ई नॉट लिख दो, एल जी डेरिवेशन खत्म हो गई, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। आसान हो गया यार, नहीं जरूर कीजिएगा, 2 नंबर का सवाल है, पहले भी आ चुका है। फिर ये सवाल देखिए, किसी परिपथ में 0.15 में किसी परिपथ में 0.15 धारा 0.15 अच्छा ये गलत दे रखा है, ये हिंदी में गलत दे रखा है, 0.1 सेकंड है ना, ये 0.1 सेकंड में सेकंड है, धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत बल 100 वोल्ट है तो प्रेरक के 100 प्रेरक की गणना कीजिए। किताब का सवाल है। करंट जो दे रखा है सर्किट में वो फॉल हो रहा है 5 एम्पीयर से 0.1 सेकंड में। एवरेज ईएमएफ 100 वोल्ट दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। देखो एल बराबर होता है माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ई कितना दे रखा है जी, 100 दे रखा है। डी आई कितना दे रखा है, 5 से 0 हो गया ना, आप ऐसे लिखना 0 माइनस 5 एम्पियर, करंट हो गया 0.1 सेकेंड। अब 0.1 तो ऊपर चला जाएगा जी, अरे अभी अपन इसको आगे बढ़ने देते हैं, और नीचे आ जाएगा -5, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल से 1 0 कट गया, इसको ये 2 से काट दो, ये 2 हेनरी आंसर आ गया। अरे ये हाफ ईयरली में भी सवाल आया शायद आपके, यार इसको देखना ध्यान से। फिर क्या कह रहा है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए, एम्पियर मैक्सवेल के नियम को लिखिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर अ चार्ज्ड कैपेसिटर, राइट एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है, आसान है। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा, अ करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस where changing electric field is present, a current which comes into existence where changing electric field is present, वह धारा जो उस स्थान पर जनित होती है जहां पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। अब आप क्या कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला निकालो, चलो इसका फॉर्मूला निकालो। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि करंट होता है dq बाई डी टी, ठीक है साहब। अब संधारित्र आवेशित है, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो आवेशित संधारित्र है
उसके प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपन को Q को लिखना है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकता हूं मैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स का, E को A से मल्टीप्लाई करा दूंगा और एप्सिलॉन नॉट को भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अपने पास क्या आ गया, E एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, और ये जो EA है, ठीक है, इस EA को मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ। तो आसान है, दोबारा बता देता हूँ। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब एयर होता है, एयर होता है तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया Q बाई ए। अब एप्सिलॉन नॉट ए को मैंने E से मल्टीप्लाई करा दिया, E एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q। E को मैंने 5 लिख दिया, 5 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा d5 अपॉन dt। एलओजी डेरिवेशन ही खत्म हो गई। तो अलग से इसको मेंशन कर देना, मैंने ऐसा किया फिर ये ऐसा हो गया। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, यार एम्पियर मैक्सवेल लॉ पहले भी आया था, ये मैक्सवेल की 4th इक्वेशन है। तो B डॉट DL म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d5 अपॉन dt, ऐसे लिख देना, ये होगा डेरिवेशन। ठीक है, समझ लेना। नेक्स्ट, पदार्थ पर आपतित प्रकाश रिफ्लेक्ट कम पोलराइज नहीं, सिलेबस में नहीं है तो करनी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती न्यू नॉट दे रखा है, कार्यफलन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान से देख लीजिए, आसान चीज है। ये न्यू नॉट दे रखा है और डब्ल्यू नॉट पूछ रहा है। देखो बेटे, डब्ल्यू नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। ठीक है तो एच है अपने पास 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, न्यू नॉट दे रखा है 5.16 इंटू 10 की पावर 14। अब ये जो अपने पास आंसर आएगा तो जूल में आएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। तो आप एक काम करो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, पता नहीं कितनी बार आया सवाल यहाँ, विरोधी वो किसे कहते हैं देख लेना आप लोग, मैं करा चुका हूँ इसको पहले भी। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। इसको जरूर कीजिएगा, ये ग्राफ दे रखे हैं चैप्टर नंबर 11 में, तीन चार ग्राफ है। तो इधर तो देखो अपने पास हो जाएगा फोटो करंट यानी प्रकाश विद्युत धारा, ये तो प्रकाश विद्युत धारा आ गई, और इस डायरेक्शन में अपने पास एनोड का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट मिलेगा। ठीक है, दो ही दे रखी है तो दो इंटेंसिटी लेंगे, एक इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी वही करंट है। ठीक है, इंटेंसिटी I1 के लिए करंट ये, इंटेंसिटी I2 के लिए करंट ये, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर मैं करंट कम करूंगा, अगर मैं वोल्टेज को नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा, पहले कम करूंगा एनोड की पोटेंशियल को फिर नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा, तो मुझे हर बार सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि विरोधी विभव मिलेगा। तो बस ये ग्राफ बनाना है, कोई परेशानी नहीं। फिर आगे देखिएगा वो आपसे क्या कह रहा है, बोर के क्वांटम यूनिट द्वितीय अभिगरित का कथन लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी जो है प्रथम रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कीजिए, बताते हैं इसके बारे में। और दूसरा वाला जो है, इसमें ये वाला पोर्शन तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम यानी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये वाला जो है इसको आप करिएगा यार, ये अच्छा सवाल है, मतलब नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर लेना। देखो अल्फा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो जो x1 है, x1 के z में 4 की कमी हो जाएगी और 2 की कमी हो जाएगी और a में 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर बीटा माइनस हो रहा है। अब बीटा माइनस हो रहा है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये z-1 हो गया, ये a-4 हो गया। फिर अल्फा डी के हो गया, ठीक है, दोबारा अल्फा डी के हो गया तो इसमें से 2 और कम हो जाएंगे ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा z-3 और a तो a में से भी 4 कम हो जाएंगे तो a-8 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ठीक है, ये अपने पास हो गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकलता है यानी हीलियम निकलता है। अब गामा है तो गामा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो फाइनल हो गया a-8 और नीचे आ गया z-3। अब z क्या दे रखा है 92 में से 3 को निकाल दो आप, तो कितने होगा 89, और यहाँ पर 238 में से 8 को निकाल दो तो कितना हो गया 230। तो यार ये बहुत आसान सवाल है, इसको जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, राइट द स्टेटमेंट बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेडबर्ग कांस्टेंट रखा 1.097 10⁻⁷ पावर मीटर। तो भाई व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट? सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण कर सकता है जिन कक्षाओं के लिए उसके कोणीय संवेग का मान
h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब ये फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, बहुत आसान सवाल है। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की। तो भाई कहीं से आएगा सेकंड ऑर्बिट में, तो n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदेगा। तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है, आपको फॉर्मूला लगाना है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये n1 हो गया, n2 हो गया, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। r तो दे रखा है उन्होंने। फिर आगे देखिए, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखी है। तो पहली जो कमी है कि रदरफोर्ड नाभिक के परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहले तो ये कमी। दूसरी कमी, जो रदरफोर्ड है उसने रेखिल स्पेक्ट्रम जो है उसे उसकी संभावना व्यक्त नहीं करी थी, बल्कि सतत स्पेक्ट्रम की थी, लेकिन मिला रेखिल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो रदरफोर्ड एक्सपेक्टेड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रादर लाइन स्पेक्ट्रम, तो मिला उसको लाइन स्पेक्ट्रम। तो 2 अपने पास यहाँ पर ही हो गए। विहोम तरंग संचरण सिलेबस में नहीं है, ट्रांसड्यूसर मॉडुलन सिलेबस में नहीं है। अभी यहाँ पर ये क्या कह रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए और 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के वेग। अरे यह सवाल भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपके प्रथम नियम तो केसीएल है यार, केसीएल कई बार आ चुका है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है तो इसमें क्या करेंगे आप एक ये क्यूबिक नेटवर्क बना लेंगे। ये क्यूबिक नेटवर्क बना लिया हमने। ठीक है, और यहां से आपने बैटरी को जोड़ लिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया आपने बैटरी को, बैटरी जुड़ गई। चलो ठीक है भाई, ये प्लस माइनस हो गया अपने पास, और ये 10 वोल्ट। ठीक है, और ये यहां से करंट एंटर हो रहा है। अब करंट तो आप कुछ ही मान लो, जैसे भाई एनसीईआरटी ने दे रखा है तो 3i दे रखा है, तो 3i मान लो। तो अब देखो यहां से करंट ये आई जाएगा, इधर भी आई जाएगा, इधर आई जाएगा, 3 आई जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा। 2 रास्ते हैं, तो इधर करंट हो जाएगा I/2। ठीक है भाई, और फिर इधर करंट हो जाएगा I/2। अब यहां से क्या, जैसे करंट यहां से पहुंचेगा तो I/2, ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं अपन, और यहां पहुंचेगा I। ठीक है, तो इस वाले में I हो गया करंट, इस वाले में I हो गया, इस वाले में I हो गया, और ये करंट इधर आ जाएगा। ठीक है, हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं। तो इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको E मान लिया, D मान लिया, कुछ ही मान लिया। तो A से B चलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, A से B चलेंगे, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करंट I है, रेजिस्टेंस को R मान लिया, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे, B से ये D मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। B से D चलेंगे, करंट हो गया I/2 इंटू R। फिर D से C चलेंगे, ये हो गया I इंटू R, और टोटल वोल्टेज हो गई 10, तो ये हो गया 5/2R। ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये कट गया अपने पास 2 बार। ठीक है, 2 को उधर ले जाओ, तो 2 जो अपने पास 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो आप एक काम करें, काटो मत, चलो एक काम करते हैं, हम इसको E रहने देते हैं ताकि अपने लिए और आसान हो जाए, और ये 5/2R ले लेते हैं। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता है अपनी I भी आएगा यहाँ पर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज है E, टोटल करंट है 3I, तो E की जगह लिख दूंगा मैं 5/2 इंटू IR। ठीक है, 5/2 इंटू IR अपॉन 3I, I से I कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5/6, और ये जो R है, R की जगह कितना दे रखा है, 2 ओम, तो यहाँ पर मैं 2 ओम लिख दूंगा। तो ये कट गया, तो अपने पास आ गया 5/3 ओम आंसर। ठीक है भाई, E की जगह लिख दिया भैया, IR है 2IR, और ये I/2 तो 5/2 IR, तो E की वैल्यू आ गई 5/2 IR, तो रख दिया 5/2 IR, I से I कैंसिल हो गया, 3I ले लिया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, R की जगह 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। आसान है सवाल, पहले भी कराया, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। ये सवाल जरूर देखिएगा, अच्छा सवाल है। अरे यार, ये भी करा चुके हैं। अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शक क्यों श्रेष्ठ है, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये करा चुका हूँ यार, देख लेना मेरे पुराने वीडियोस में।
ठीक है, फिर आगे देखिएगा मैग्नीफाइंग पावर बोल रहा है कैपिटल एम आपको दे रखा है 8। सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा ना। When it is adjusted for parallel ray, the distance between eyepiece and objective L दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जब समांतर किरणों के समंजित करते हैं तो नेत्र का दर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। देखो बेटा m बराबर होता है FO अपॉन FE, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं तो अपने पास हो गया FO इज इक्वल टू m FE। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। और L क्या होता है FO प्लस FE। तो अब ये जो FO है इसको हटा दे, L की जगह तो 18 लिख दे, FO को हटा के लिख दे m FE प्लस FE तो अपने पास FE कॉमन आ गया, अंदर आ गया m प्लस 1। m की वैल्यू तो दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी 8 दे रखी। तो 18 इज इक्वल टू FE 8 प्लस 1 तो हो गया 18 इज इक्वल टू 9 FE, ये कट गया तो अपने पास हो गया FE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो अपने पास है L बराबर FO प्लस FE, तो यहाँ पर FE की जगह 2 लिख दूंगा, 2 इधर आ जाएगा, ये 18 है तो अपने पास FO हो जाएगा 18 माइनस 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, बस खत्म। जरूर करिएगा इसको रिपीट करके, मैं 2700 में करा चुका हूँ, इसको कर लीजिएगा। ये वाला देख लेते हैं, ये तो आसान है, कोई परेशानी नहीं है, बस ये भी करा चुका हूँ। चलो पूरा कर लेते हैं इसको ये वाला दूसरा वाला। तो देखो B बराबर होता है B0 प्लस BM, ये भी प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है। तो वो जो चीज़ हो जाएगी उसको बार बार करने का क्या ही मतलब है, आप उसको रिपीट कीजिएगा, इसी बहाने आप पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस B की जगह लिख देंगे म्यू H और हम म्यू नॉट H कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस M बाई H। ठीक है, M बाई H को काई लिख देंगे और ये जो म्यू है म्यू को हटा के लिख देंगे म्यू नॉट म्यू आर H। ठीक है, अरे H से H तो कैंसिल कर दो, खत्म करो इसको। तो इधर म्यू नॉट आ गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया और ये 1 प्लस काई, तो क्या फॉर्मूला आ गया म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। और व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये रेशो होता है, ये चुंबकशीलता और जो चुंबकन तीव्रता है उसके अनुपात के बराबर होती है। यानी ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके रेशियो के बराबर होता है, यानी एम और एच के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, आप तो इतना सा लिख देना, ये चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। सिंपल है, इसी में दे रखा है आंसर यार। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। गाउस का नियम आ चुका है कई बार। एक पतले गोली खोल के बाहर तथा भीतर बिंदुओं के विषय गणना कीजिए, गाउस से पृष्ठ को चित्र बनाइए, अभी बना देते, पूरा कर देते हैं इसको। ये थर्ड डेरिवेशन है अपने पास। ये हमारे पास गोलीय गाउसी पृष्ठ है, यानी कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। उसके अंदर हमने एक स्फेरिकल शेल ले लिया, यानी गोलीय कोश, उसका सेंटर है O, उसकी रेडियस है कैपिटल R और इस पर चार्ज है प्लस Q, ये प्लस Q चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। तो भैया हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, E आउट डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। पूरा चार्ज एनक्लोज कर रखा है गॉसियन सरफेस में। डॉट को हटाएंगे, वेक्टर हट जाएंगे, cos 0 डिग्री आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ ds का करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो याद रखिएगा गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा और किसी का एरिया नहीं आएगा। 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये डेरिवेशन खत्म हो गई। ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो होता है, क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है, सारा चार्ज सिर्फ शेल पर बाहर की तरफ होता है। तो सिंस गॉसियन सरफेस को चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अभी अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, 2 बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। एक 28, ये इसका एक क्वेश्चन अपने पास आ गया, ये यहाँ तक करेंगे, फिर 29 अपन आगे ऐड कर लेंगे, डजेंट मैटर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बड़ा टॉपिक है, उसको फिर हम देखेंगे। विद्युत विभव की परिभाषा बहुत सिंपल है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग इट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उठाकर किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर बिना त्वरित किए लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। आपसे कह रहा है कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, तो हमारे पास ये चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉइंट ओ है, स्मॉल आर डिस्टेंस है अपने पास भी, यहाँ निकालना है। इन्फिनिटी से आप एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, प्लस क्यू नॉट को यहाँ ले। तो देखो भाई, जो अपने पास पोटेंशियल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है W अपॉन क्यू नॉट, और W का अपने पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस्तेमाल में ले सकते हैं आप, E डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और डायरेक्ट भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, डजंट मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाएंगे तो अपने पास आएगा Q अपॉन ये कैपिटल Q, सॉरी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डॉट और हटा देंगे अपन, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर का, ठीक है, और इन्फिनिटी से r ले लेंगे, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर, हाँ ये माइनस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में माइनस चलेगा ना, ठीक है, माइनस चलेगा। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1 अपॉन आर, और इसको नीचे लिख देता हूँ, काम कर देता हूँ, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन आर। अब इन्फिनिटी से आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर की जगह बाहर रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी रखने की जरूरत नहीं, आर रख देना, काम हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास 2 टॉपिक रह गए, एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, और व्यतिकरण, ये भी एक बड़ा टॉपिक, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। बाकी दिशकरण और दिष्टकारी, ठीक है, और ये भी यार पता नहीं कितनी बार हो गया है, 30वां जो क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अवक्षय परत की चौड़ाई दे रखी 1 माइक्रोमीटर, रोधी का विभव दे रखी 0.7 वोल्ट। अभी एक ही टॉपिक रह गया है इसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 29 क्वेश्चन रह गए। ये सवाल भी यार पता नहीं कितनी बार आया, मैंने आपको कितनी बार कहा है, पता नहीं आपने किया है नहीं किया, जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला होता है E बराबर V/D। तो V दे रखा है आपको 0.7 और D दे रखा है माइक्रोमीटर, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ ऊपर आएगा, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, और 0.7 है तो ऐसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻1 × 10⁻+6, तो आंसर आ गया 7 × 10⁵ वोल्ट आंसर। बस खत्म, इतना सा तो करना है यार, जरूर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब बस अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जरूर वीडियो देखिएगा। अगला जो हम वीडियो लेंगे उसमें उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देंगे और नया पेपर भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।